मैंने लाडली को तवज्जो से देखा। इसकी उम्र 20 और 25 के दरमियान थी। रंग साफ और नक्श खूबसूरत थे। रेशमी लिबास में इसका जिस्म चीख चीख कर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। इसके चेहरे और गर्दन पर मुझे कुछ चोटों के निशान नजर आए। ये चोटें 2-3 हफ्ते पुरानी थी। मैंने लाडली से कहा कि वो जो कुछ बताना चाहती है खुलकर बताए। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। बातें शुरू हुई तो लाडली ने पहला इंकशाफ ये किया कि सब इंस्पेक्टर अशफाक का कातिल कोई और नहीं, खुद बालकृष्ण है। मुझे पहले ही इस इंकशाफ की तवक्को थी। मैंने इस इल्ज़ाम की वजाहत चाही तो लाडली यूं गोया हुई, इंस्पेक्टर साहब, सरदार बदरुख सिंह ने मुझसे वादा किया था कि पुलिस मुझे इस केस में सुल्तानी गवाह बनाएगी, लिहाजा मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। हकीकत यह है कि बालकृष्ण पुलिस की वर्दी में एक लुटेरा और डाकू है। मैं आपको इसके कौन कौन से जुर्म गिनवाऊं, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। जैसा कि आप भी जानते होंगे, सब इंस्पेक्टर अशफाक से इसकी खासी दुश्मनी थी। जिस दिन से वो मौत हुआ उसी दिन से अशफाक को नुकसान पहुंचाने की फिक्र में था। पुलिस में इसके बहुत से पुराने याराने हैं। इन्हीं यारानों की वजह से वो न सिर्फ मुलाजमत पर बहाल हुआ बल्कि इसने अशफाक का तबादला भी रंगकोट के दूर दराज चौकी में करा दिया। मगर इस तबादले से इसके सीने की आग ठंडी नहीं हुई। यह आग सिर्फ सब इंस्पेक्टर के खून से ठंडी हो सकती थी। वो सब इंस्पेक्टर को जान से मारने का पुख्ता इरादा कर चुका था और इस काम के लिए मौके की तलाश में था। 3-4 माह पहले इसे मालूम हुआ कि रोहतक की चौकी में सब इंस्पेक्टर का झगड़ा सरदार बदरुख से चल निकला है। इसने इस झगड़े पर गहरी नजर रखना शुरू कर दी। रोहतक में बालकृष्ण का एक मुखबिर भी मौजूद था। वो गाहे बगाहे अमृतसर पहुंचकर इसे बताता रहता था कि गांव में सरदार बदरुख और अशफाक की दुश्मनी क्या रुख इख्तियार कर रही है। इन्हीं दिनों बालकृष्ण ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। ये मंसूबा चूंकि मेरे सामने बना था इसलिए मैं सब कुछ जानती हूँ। बालकृष्ण ने सोचा अगर रोहतक चौकी में अशफाक को कत्ल कर दिया जाए तो इसका इल्जाम लाजमन सरदार बदरुख के सर आएगा। एक दिन बालकृष्ण मेरे पास आया और कहने लगा, लाडली एक काम करो, 3 ऐसे बंदों का बंदोबस्त करो जो बरनाले जाके सब इंस्पेक्टर अशफाक को ठिकाने लगा सकें। बालकृष्ण के कहने पर मैंने बादल सिंह से बात की। बादल सिंह एक छटा हुआ बदमाश और कातिल है। वो जब अमृतसर में होता है तो हफ्ते में कम से कम एक रात जरूर मेरे पास गुजारता है। पिछले 10 साल से इसका यही दस्तूर रहा है। इस हफ्ते जब वो मेरे पास आया तो मैंने इंस्पेक्टर बालकृष्ण से इसकी मुलाकात करा दी। मेरे ही कमरे में बैठकर इन लोगों ने सारा मंसूबा बनाया। उन्होंने तय किया कि वारदात देहाती लिबास में की जाएगी। पिस्तौल या राइफल की बजाय खंजर से काम लेने का फैसला किया गया क्योंकि सरदार बदरुख के ज्यादातर कारिंदों के पास खंजर या करपाने होती हैं। लाडली की बातें मेरे लिए हैरानकुन थी लेकिन इनमें वजन था। मैंने लाडली से पूछा, लाडली भाई तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? वो बोली, थानेदार साहब, मैंने आपसे वादा किया है कि कुछ नहीं छुपाऊंगी, इसलिए वो कुछ भी बता देना चाहती हूँ जो किसी को ना बताती। पूरे 5 साल बालकृष्ण से मेरा मामला रहा है। इस अरसे में कभी इसे शिकायत का मौका नहीं दिया। हर काम इसके लिए किया है। बालकृष्ण ने मेरे जरिए कई बेगुनाहों को फंसाया है और कई बदनसीबों की जिंदगियां जीर्ण की है। वक्त आने पर मैं आपको एक एक बात बता दूंगी, लेकिन मेरी इस वफादारी का सिला बालकृष्ण ने मुझे क्या दिया? ये देखिए, मेरी गर्दन और मेरे चेहरे पर आपको निशान नजर आ रहे होंगे। ये इनाम दिया है इसने मेरी वफादारियों का। फिर वो तेजी से उठी और एक संदूक के अंदर से कोई कपड़ा निकालकर मेरे सामने फेंक दिया। ये एक जनाना लिबास था, लेकिन इसे लिबास कहना मुश्किल था क्योंकि इसे नहायत बेरहमी से तार तार कर दिया गया था। ये देखिए, ये सिला दिया है बालकृष्ण ने मुझे ताल्लुकदारी का। ये सब क्या है लाडली भाई? वो बोली, नवाज साहब 2 महीने पहले की बात है। थानेदार बालकृष्ण का एक शराबी दोस्त मेरे दरवाजे पर आया। मैंने इसके लिए अपना दरवाजा नहीं खोला। वजह बड़ी माकूल थी। बुरे से बुरे लोगों के भी कुछ असूल होते हैं। हमारे घराने में रवाज है कि हम हर महीने चांद की 12 और 13 तारीख को धंधा नहीं करते। ना नया कपड़ा पहना जाता है, ना नाच गाना होता है और ना कोई और काम। मेरे इस असूल का हर एक को पता है और बालकृष्ण को भी पता है। इसके बावजूद इसने अपने एक दोस्त को मेरे पास भेज दिया। इस शख्स का नाम मोहन कुमार था। इसे मोदी कहकर पुकारा जाता है। मोदी एक उखड़ मजाज जिम्मेदार है। इसे मेरा इनकार नागवार गुजरा। शराब और दौलत के नशे में इसने जबरदस्ती मेरे घर में घुसना चाहा, लेकिन मैं इसके रास्ते में दीवार बन गई। इसने मुझे धक्का दिया तो मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। मोदी आतिश फिशां की तरह फट पड़ा। नशे ने इसे पागल कर रखा था। इसने गोली चलाकर मेरे एक बंदे को जख्मी कर दिया। फिर मुझे खींचकर बाजार ले गया। ये लिबास जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे जिस्म पर था। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसने मेरे साथ क्या सलूक किया होगा। मेरे जिस्म पर लिबास की एक धज्जी नहीं थी और वो मुझे बालों से पकड़कर सड़क पर घसीट रहा था। इसके 2 साथी मुसलसल हवाई फायरिंग कर रहे थे। शायद वो शैतान इससे भी आगे बढ़ जाता, लेकिन बाजार के बड़े बूढ़ों ने इसके सामने हाथ जोड़कर और अपने सर की इज्जत इसके पांव पर रखकर मेरी जान छुड़ाई। ठीक है, मैं एक फाहिशा हूँ और फाहिशा की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन बेइज्जती की भी एक इंतहा होती है और मैं इस इंतहा से गुजर चुकी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं खुदकशी कर लूं,
लेकिन मेरी खुदकशी से मोदी का क्या चाहता था? मैं अगले रोज तार तार लिबास के साथ बालकृष्ण के पास पहुंची और इसे माजरा सुनाया। बालकृष्ण ने मुझे झूठी तसल्लियां देकर वापस भेज दिया। बालकृष्ण के रवैये ने मुझे सख्त मायूस किया। मुझे अंदाजा हुआ कि मुझ पर गुजरने वाली क़यामत की बालकृष्ण को कोई परवाह नहीं। अगर मेरे साथ इससे भी ज्यादा हो जाता तो बालकृष्ण अपने हाल में मस्त रहता। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। अगले चंद दिन में ये बात साबित हो गई कि बालकृष्ण इस शैतान मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि अगर मैंने इस पर ज्यादा दबाव डाला तो वो उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ेगा। मेरे सीने में बालकृष्ण और मोदी के खिलाफ इंतकाम की आग भड़कने लगी। पिछले दिनों एक महफिल में इत्तेफाकन मेरी मुलाकात सरदार बदरुक साहब से हो गई। मैंने इनसे अपना दुख बयान किया तो उन्होंने वादा किया कि वो हर तरह से मेरी मदद करेंगे। मैंने पूरी बात सुनने के बाद लाडली से कहा, देखो लाडली भाई, सिर्फ सुल्तानी गवाह बन जाना ही काफी नहीं। अगर तुम समझती हो कि अशफाक को कत्ल करवाने वाला थानेदार बालकृष्ण है तो तुम्हें ठोस सबूत देने होंगे। वो एतमाद से बोली, मैं सारे सबूत दूंगी थानेदार साहब, और सिर्फ इस कत्ल के सबूत ही नहीं दूंगी, बालकृष्ण के बारे और भी बहुत कुछ बताऊंगी। लाडली से बातचीत के बाद मैं बरनाला से रंगकोट के थाने में वापस आ गया। वहाँ पहले से डीएसपी दलजीत का एक हवलदार आया बैठा था। वो मेरे नाम अमृतसर से डीएसपी दलजीत सिंह का एक तफसीली खत लाया था। इस खत में डीएसपी ने लिखा था कि बाज इतलात के मुताबिक अमृतसर का इंस्पेक्टर बालकृष्ण अशफाक के कत्ल में मुलविस है। इस सिलसिले में चंद सबूत भी हाथ आ गए हैं। अंदाजा होता है कि बालकृष्ण ने एक बदमाश बादल सिंह के जरिए अशफाक को कत्ल कराया है। डीएसपी साहब ने मुझे हिदायत की थी कि मैं फौरन अमृतसर पहुंचूं। उन्होंने अपने खत में लाडली का जिक्र भी किया था और कहा था कि ये औरत इस केस में अहम गवाह बन सकती है, लिहाजा हो सके तो मैं इसे भी साथ ही अमृतसर ले आऊं। हिदायत के मुताबिक मैं अगले रोज अलील सुबह लाडली बाई और इसके मुंह बोले पति के साथ अमृतसर रवाना हो गया। जिस वक्त हम अमृतसर पहुंचे, पुलिस हेडक्वार्टर में आला अफसरों की मीटिंग हो रही थी। मुझे फौरन इस मीटिंग में तलब कर लिया गया। मीटिंग में जो बातचीत हो रही थी, इससे मैंने दो बातों का अंदाजा लगाया। एक तो ये कि ज्यादातर पुलिस अफसर बालकृष्ण से नाला थे। इनका ख्याल था कि ये शख्स महकमे की बदनामी के सिवा कोई काम अंजाम नहीं दे रहा। दूसरी बात यह है कि वो इस सारे मामले में सरदार बदरुक से टकराव का खतरा मोल लेना नहीं चाहते। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि तमाम अफसरान की दिली ख्वाहिश थी कि इंस्पेक्टर बालकृष्ण पर जुर्म साबित हो जाए और यूं पुलिस को सरदार बदरुक के हाथों पर सब इंस्पेक्टर अशफाक का खून तलाश न करना पड़े। वो मुझे भी ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अपनी तफ्तीश का रुख बालकृष्ण की तरफ मोड़ दूं और सरदार बदरुक से उलझने की कोशिश ना करूं। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं था। मुझे तो सब इंस्पेक्टर का कातिल दरकार था, चाहे वो रोहतक की काली हवेली में होता या अमृतसर के थाने में। लेकिन एक बात तय थी, मैं सरदार बदरुक के खौफ से या अपने अफसरों के मजबूर करने से किसी बेगुनाह को तख्तेदार तक पहुंचाने का जुर्म नहीं कर सकता था। मेरे सीने की आग उसी वक्त बुझ सकती थी जब अशफाक का असल कातिल कैफरे करदार तक पहुंचता।